नमस्कार साथियों, परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विनिमय दर को कवर किया था और वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुद्रा टॉपिक को शुरू करेंगे और इस सेशन में हम लोग मुद्रा टॉपिक के सभी आयामों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और परीक्षाओं से जुड़े हर मामलों को सुलझाएंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं मुद्रा यानी करेंसी। पहला सवाल यहाँ ये उठता है कि मुद्रा क्या होता है, व्हाट इज़ मनी। तो इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि मुद्रा जो है, आपको पहले एक बार रिमाइंडर करा देते हैं। विनिमय क्या होता था? विनिमय होता था कि विदेशी करेंसी या फिर किसी भी देश की करेंसी को किसी अन्य देश की करेंसी में बदलना यानी एक्सचेंज करना, ठीक है, तो वो विनिमय होता था। अब यहाँ क्या है? मुद्रा। तो जो विनिमय होता है, मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय क्या होता है ये भी आपको फिर से रिवाइज करा दिए। और मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। किसी वस्तु और सेवा के मूल्य का मापक मुद्रा होता है। क्या होता है? मुद्रा। किसी भी वस्तु का और सेवा का मूल्य का मापक मुद्रा होता है। जैसे आप कुछ भी सामान खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पैसे मांगे जाते हैं, बदले में आपको वस्तु या सेवा के रूप में कुछ दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। तो पहला है कड़ी मुद्रा। यानी हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होता है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो और उसकी तुलना में आपूर्ति कम हो और आसानी से अन्य मुद्रा में परिवर्तित हो जाए, उसे कड़ी मुद्रा कहते हैं। फिर से एक बार, वो मुद्रा जिसका इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड अधिक हो, डिमांड हाई हो, मांग अधिक हो और उसकी तुलना में आपूर्ति कम हो और आसानी से अन्य मुद्रा में परिवर्तित हो जाए, उसे कड़ी मुद्रा कहते हैं। जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रेनमेनवी। आप लोग कमेंट करिए येन कहाँ की मुद्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा मुलायम मुद्रा यानी सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम हो परंतु आपूर्ति अधिक हो, उसे मुलायम मुद्रा कहा जाता है। जैसे इंडियन करेंसी, भारतीय रुपया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कृत्रिम मुद्रा यानी आर्टिफिशियल करेंसी, ठीक है। इसमें एसडीआर आपको पढ़ाए थे, विशेष आहरण अधिकार। एसडीआर को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी देश की वैधानिक मुद्रा नहीं होता। यह आईएमएफ की मुद्रा है, जिसे आईएमएफ के सदस्य देश कौन? 190 देश हैं, इनके द्वारा प्रेरित किया जाता है। एसडीआर बास्केट में 5 मुद्रा शामिल होती है, आपको बताए भी थे। 5 मुद्रा कौन कौन से होते हैं? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और रेनमेनवी। रेनमेनवी कहाँ के? चीन युआन की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। वैधानिक मुद्रा। अगला मुद्रा हमारा क्या है? वैधानिक मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी। इसे विधिग्राह्य मुद्रा भी कहा जाता है। ये क्या होता है? वह मुद्रा जिसे किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा मान्यता दी जाए, उसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं। इस प्रकार यह मुद्रा जो होती है, कोई भी व्यक्ति या ऋणदाता अपने भुगतान के निपटान के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। भुगतान का निपटान जो है, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, आपको बता चुके हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। अगला है हमारा साख मुद्रा, क्रेडिट मनी, ठीक है।
क्रेडिट मनी क्या होता है? वह मुद्रा जो व्यक्ति की साख पर निर्भर करे, जैसे बैंक चेक, ड्राफ्ट और भी कई सारे हैं। अब देखते हैं साख मुद्रा में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या ऋणदाता अपने भुगतान के निपटान के लिए इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता है, क्योंकि यह विधिग्राह्य या वैधानिक मुद्रा नहीं हो। कोई भी व्यक्ति जो है इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता या भुगतान करने के लिए, जबकि विधिग्राह्य या वैधानिक मुद्रा में व्यक्ति बाध्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं धातु मुद्रा, मेटल कॉइन। मेटल कॉइन क्या होता है कि भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार भारत के वित्त मंत्रालय को है। भारत में सिक्के टकसाल में बनाए जाते हैं। आपको 4 टकसालों के बारे में बताए भी थे। टकसाल कहाँ कहाँ हैं? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। टकसाल यहाँ है। और जहाँ पर नोट छापे जाते हैं वो कहाँ कहाँ है? आप लोग बताएं एक बार। 2 सेकंड का समय है आपके पास। कहाँ कहाँ है? देवास, कहाँ कहाँ? देवास, देवास ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसके बाद नासिक, नासिक ये कहाँ है? महाराष्ट्र। और तीसरा कहाँ है? मैसूर, ये कहाँ है? कर्नाटका। और चौथा ये हमारा हो गया सालबनी, यानी पश्चिम बंगाल। इन 4 जगह पर नोट प्रिंटिंग प्रेस किए जाते हैं। आपको आरबीआई टॉपिक जब बताया जा रहा था वहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह जो है SPMCIL द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। क्या? सिक्के की जी ढलाई होती है। कॉइन एज एक्ट 2011 के अनुसार भारत में जारी सभी सिक्का वैधानिक मुद्रा माने जाते हैं, यानी विधिग्राह्य मुद्रा माने जाते हैं। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार भारत में प्रचलित सिक्कों की देयता सीमित होती है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी। कोई भी व्यक्ति जो है अपने भुगतान के निपटान के लिए अधिकतम 1000 रुपये नोट तक इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। कितने तक? 1000 रुपये नोट तक इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अब देखते हैं सिक्का कितने प्रकार के होते हैं। उस समय क्या देखे थे? मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग? सिक्का कितने प्रकार के होते हैं। सिक्का जो होते हैं देखते हैं। एक होता है पूर्ण सिक्का, दूसरा सांकेतिक सिक्का। पूर्ण सिक्का यानी फुल बॉडीड कॉइन, सांकेतिक सिक्का मतलब टोकन कॉइन। पहले देखते हैं, ये दोनों करने से पहले आंतरिक मूल्य यानी अंतर्निहित मूल्य, इंटरनिक वैल्यू और अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू, इसको जान लेते हैं। फिर देखेंगे पूर्ण सिक्का और सांकेतिक सिक्का के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसे देखते हैं। आंतरिक मूल्य क्या होता है? आंतरिक मूल्य जो है सिक्के के धातु की कीमत होती है जिससे सिक्का बना होता है। इसे सिक्के का लागत मूल्य या आंतरिक मूल्य कहा जाता है, जबकि सिक्के पर अंकित या चिन्हित मूल्य को सिक्के का अंकित मूल्य कहा जाता है। कुल मिलाकर यही बात हुई। आप लोग जानते होंगे जैसे 1 रुपये का सिक्का क्यों आरबीआई जारी नहीं करता, क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग होता है 1 रुपया 16 पैसे के आसपास आ जाता है, यानी अंकित मूल्य से ज़्यादा, फेस वैल्यू से ज़्यादा क्या हो जाता है? इसका चिन्हित मूल्य हो जाता है। अगला क्या है कि जब सिक्के का अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक हो तो उसे सांकेतिक सिक्का कहा जाता है। वर्तमान चलन में सभी सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। और सिक्के किससे बने होते हैं? एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिक्के जो है निकेल धातु के बने होते हैं। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन ये भी बन गया। अब देखते हैं, जब सिक्के का आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से ज़्यादा हो तो उसे पूर्ण सिक्का कहा जाता है, जैसे सोने का सिक्का। ठीक है, इसका अंकित मूल्य कुछ भी रहे लेकिन उसका आंतरिक मूल्य जो है ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे पूर्ण सिक्का कहा जाता है। अगला हमारा है कागजी मुद्रा
यानी पेपर करेंसी। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत 1861 में ब्रिटिश काल में हुआ। कब? 1861 में। भारत में गांधी जी श्रृंखला नोट की शुरुआत 1996 में हुआ। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, यानी आरबीआई टॉपिक जब हम लोग कर रहे थे। भारत में 4 मुख्य नोट प्रिंटिंग प्रेस है, अभी कुछ देर पहले आपको बताएं। कहाँ कहाँ? नासिक, देवास, मैसूर, सालबनी। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। देवास एमपी मध्य प्रदेश। मैसूर कर्नाटक। सालबनी कलकत्ता पश्चिम बंगाल। नासिक और देवास में SPMCIL द्वारा नोट छापे जाते हैं, जबकि मैसूर और सालबनी में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 जो 1 रुपये के नोट को छोड़कर आरबीआई के सभी नोट को जारी करने का अधिकार देता है। आरबीआई टॉपिक में हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई जिन नोटों को जारी करता है उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक होता है। इससे आरबीआई को लाभ प्राप्त होता है, जिसे सीनियोरेज यानी सीनियोरेज किसे कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, देखते हैं फॉर्मूला क्या है। सीनियोरेज बराबर होता है नोट का अंकित मूल्य माइनस नोट का आंतरिक मूल्य। जैसे कि आरबीआई अगर 500 रुपये का नोट छापती है तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये। और आंतरिक मूल्य क्या होगा? इसकी जो लागत मूल्य होगी, मान चलो 10, 20, 5, 10 कुछ भी हो, 100 रुपये मान लेते हैं, तो सीनियरेज कितना हो जाएगा? 400 रुपये का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गर्म या उष्ण मुद्रा यानी हॉट करेंसी। इसको जानने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, निवेश के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, विदेशी निवेश FDI, FPI। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI क्या होता है? दीर्घकालिक होता है। FPI क्या होता है? अल्पकालिक निवेश होता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल्स में। भारत में FPI का निवेश FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अल्पकालिक होता है, बताया जा चुका है ऊपर। यह निवेश जो है अधिकांशतः भारत में शेयर बाजार में प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ जो है लाभ कमाकर शीघ्र पलायन लोग कर जाते हैं। इनके शीघ्र प्रवास पलायन के कारण FPI के निवेश को गर्म मुद्रा या उष्ण मुद्रा कहा जाता है। अब समझ आ गया कि गर्म या हॉट करेंसी क्या होता है। कि एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। FPI का निवेश भारत में क्या होता है? अल्पकालिक होता है, और यह निवेश भारत के शेयर बाजार में ज़्यादा होता है, जहाँ यह क्या होता है कि लाभ कमाकर शीघ्र पलायन कर जाते हैं, यानी शीघ्र चले जाते हैं। और ये शीघ्र चले जाते हैं, इसी कारण FPI के निवेश को गर्म मुद्रा कहा जाता है, यानी हॉट करेंसी कहा जाता है। अगला हमारा है प्लास्टिक मुद्रा यानी प्लास्टिक मनी। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग यूज करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। डेबिट कार्ड जो है बैंक के चालू बचत खाते से जुड़ा होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उधार होता है। भारत में रुपे कार्ड NPCI द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई टॉपिक में कवर कर चुके हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग एक बार आरबीआई टॉपिक जो हम किए थे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। और यह डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है किसान, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड दोनों में होता है, जिस पर NPCI 2 लाख दुर्घटना बीमा का वायदा भी करती है। ठीक है, आगे देखते हैं MDR क्या होता है। छोटा सा पॉइंट है, यह एक प्रकार का, पहले MDR का फुल फॉर्म जान लेते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है MDR का फुल फॉर्म। यह क्या होता है? एक प्रकार का शुल्क होता है जो आरबीआई निर्धारित करता है। इस शुल्क को बैंक द्वारा उन व्यापारी से वसूला जाता है जो अपने भुगतान डेबिट कार्ड द्वारा या क्रेडिट कार्ड द्वारा करते हैं। 2020 में काले धन को रोकने के लिए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो है रतन पी वत्तल समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा MDR शुल्क को क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। किसके सिफारिश पर? रतन पी वत्तल समिति के सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं भारत में मुद्रा का विकास किस किस प्रकार से हुआ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। भारत में जो है वस्तु का विनिमय बार्टर सिस्टम, फिर धातु मुद्रा। पहले वस्तु के विनिमय मतलब कि आप चावल दो चावल लो, या फिर इसके बदले चावल दो गेहूँ लो, ये सिस्टम था। फिर क्या हुआ, धातु मुद्रा, यानी कि कोई सामान दो धातु का मुद्रा लो, ये सिस्टम आया। फिर क्या हुआ, कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। उसके बाद फिर कागजी मुद्रा से ही बैंक मुद्रा यानी साख मुद्रा का प्रचलन हुआ। उसके बाद आभासी मुद्रा, जिसको हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से यूज करते हैं, यानी वर्चुअल करेंसी। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। वस्तु का विनिमय बार्टर सिस्टम क्या होता है, जान ही लेते हैं। यह विनिमय का माध्यम वस्तु द्वारा होता है, यह आवश्यकता के दोहरा संयोग है। ठीक है, वस्तु के विनिमय क्या लाभ है, संयुक्त परिवार को बढ़ावा मिलता है, यानी कि अपने पास पड़ोस या फिर अपने भाई भाई में एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, खाद्य मुद्रा स्थिति को कम करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब चुनौती को देख लेते हैं। सबसे पहले चुनौतियां क्या क्या हैं इसके। चुनौती है औद्योगिकरण को हतोत्साहित करता है और श्रम के विभाजन को हतोत्साहित करता है। ठीक है, ये इसकी चुनौतियां हैं। अब आभासी मुद्रा के बारे में हम लोग जानते हैं कि आभासी मुद्रा क्या होता है। आभासी मुद्रा जो है वह मुद्रा जिसका भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वही आभासी मुद्रा होता है। और इसी को ही हम लोग डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर आधारित मुद्रा होता है। क्या, कंप्यूटर आधारित मुद्रा, इसे ही क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुरक्षित डिजिटल मुद्रा माना जाता है। यह जिस पते पर भेजा जाता है वहाँ बिन पहचान को उजागर किए संबंधित व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यह एनक्रिप्टेड होता है। जैसे आप लोग नॉर्मल भाषा में जो हम लोग समझ सकते हैं कि आप कोई PDF बनाए, फाइल बनाए, उसको एनक्रिप्टेड कर दिए तो उसमें पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड डालते हैं, फाइल ओपन हो जाता है। ठीक उसी तरह क्रिप्टो होता है, पासवर्ड आप डालिए, वो करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो निर्माण होता है हाई स्पीड वाले सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, जो एल्गोरिदम यानी लघुगणक को हल करते हुए डाटा माइनिंग के द्वारा, किसके द्वारा, डाटा माइनिंग के द्वारा क्रिप्टो करेंसी का निर्माण करता है। यह जो है अत्यंत सुरक्षित डिजिटल मुद्रा होता है। कौन, क्रिप्टो सबसे सुरक्षित डिजिटल करेंसी होती है, क्योंकि इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजिटल लेजर खाते में सुरक्षित रखा जाता है। किससे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटल लेजर अकाउंट में सुरक्षित रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार जो है क्रिप्टो करेंसी का निर्माण 2008 में सतोशी नाकामोटो द्वारा किया गया, जिसे बिटकॉइन कहा जाता है। बिटकॉइन, आप लोग शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे, तो बिटकॉइन के बारे में भी जानते होंगे। खैर छोड़िए उन बातों को, हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। बाज़ार में वर्तमान में जो है प्रचलित कौन कौन से क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, देखते हैं। पहला बिटकॉइन, फिर देखते हैं पीयर कॉइन, लाइट कॉइन, पेट्रो, रिपल, डोजक कॉइन, इथेरियम, और भी बहुत सारे हैं। आगे देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी को विकेंद्रीकृत मुद्रा कहा जाता है। क्या, विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी देश के सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा इसको मान्यता नहीं दी जाती है, किंतु 2020 के मध्य में अमेरिका का देश जो है अल सल्वाडोर द्वारा, एक तरह से स्टेट ही कह लीजिए, वहाँ पे इसे वैधानिक मुद्रा यानी कि विधिग्राह्य मुद्रा माना है। फेसबुक ने एक वायदा किया था कि वो जल्द ही लिब्रा नाम का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। कौन सा, लिब्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी को वैधानिक मुद्रा नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसे केंद्रीय बैंक का समर्थन प्राप्त नहीं है, और 2018 में RBI
आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन और व्यापार पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, किंतु वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध को हटाकर यह कहा कि भले ही यह भारत में वैधानिक मुद्रा ना हो, किंतु इसे व्यापारिक या वित्तीय लेन देन में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यंत सुरक्षित डिजिटल मुद्रा है। क्या है? मोस्ट सिक्योर डिजिटल करेंसी है। आगे देखते हैं। 2021 में आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि वह जल्द ही भारत में सीबीडीसी को लागू करेगा। अब ये सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सीबीडीसी जो है, इसका पहले हम मुद्रा का वर्गीकरण करते हैं, फिर देखते हैं। मुद्रा को फिएट करेंसी यानी आदेशात्मक मुद्रा, दूसरा फ्यूडिशियरी मनी यानी प्रत्यय मुद्रा। फिएट करेंसी जो है इलीगल टेंडर यानी वैधानिक होता है। फ्यूडिशियरी मनी जो होता है यानी प्रत्यय मुद्रा जो होता है साख मुद्रा होता है। फिएट करेंसी में क्या होता है कि इसके मूल्य का निर्धारण जो होता है सरकार के आदेश द्वारा होता है, और फ्यूडिशियरी मनी में व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है। फिएट करेंसी के उदाहरण के रूप में देखें, जैसे कि बाज़ार में जितनी भी करेंसियां हैं, करेंसी के बारे में आपको बताया गया। करेंसी अलग अलग देश के अपने अपने करेंसी, भारत का रुपया, अमेरिका का डॉलर, इसी तरह युआन, येन, रेनमिनबी वगैरह वगैरह। और इसमें क्या होता है फ्यूडिशियरी मनी में, इसके एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे चेक हम लोग यूज करते हैं, बैंक ड्राफ्ट के रूप में यूज करते हैं, और भी कई सारे। ठीक है, अब देखते हैं सीबीडीसी के बारे में डिटेल्स में। सीबीडीसी एक डिजिटल रूप में व्यक्त आदेशात्मक मुद्रा होगा। क्या होगा? एक आदेशात्मक फिएट करेंसी होगा। यह डिजिटल रूप में वैधानिक क्रिप्टो करेंसी होगा। डिजिटल रूप में वैधानिक क्रिप्टो करेंसी होगा। अब सीबीडीसी ही क्यों, और क्यों नहीं, सीबीडीसी ही क्यों, इसके बारे में जानते हैं। आरबीआई का मानना है कि वर्तमान में विश्व भर में तेज़ी से डिजिटल मुद्रा की मांग बढ़ रही है, और जल्द ही चीन, जापान, अमेरिका जैसे देश जो है अपने अपने देश में आदेशात्मक डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करेंगे। भारत विकास के इस प्रक्रिया में पीछे नहीं रह सकता है, इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सीबीडीसी क्यों, कि 2021 में आरबीआई का एक सर्वे प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2018-19 का सर्वे था। इस सर्वे के अनुसार भारत में 54% लोग अपने लेन देन में नगद मुद्रा का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि केवल 40% लोग ही अपने लेन देन में डिजिटल मुद्रा का प्रयोग करना पसंद करते हैं, और 6% लोग चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसी सर्वे में यह भी कहा गया कि अधिकांश लोग लेन देन में 500 रुपये के नोट को महत्व देते हैं। सरकार और आरबीआई का मानना है कि अगर बड़े नोट और नगद मुद्रा का प्रयोग अधिक होगा तो देश में जाली नोट और काले धन की संभावना बढ़ेगी। क्या होगी? काले धन की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जो है नगद नोट और बड़े नोट के प्रयोग को कम करने के लिए आरबीआई जल्द ही सीबीडीसी को लाना चाहता है। समझ गए सीबीडीसी ही क्यों? सीबीडीसी आएगा तो इसके क्या क्या लाभ होंगे, इसको भी देख लेते हैं। पहला, सीबीडीसी का परिचालन लागत जो कम होगा। परिचालन लागत कम होने का मतलब नोट छापने का लागत, जैसे कागज़, स्याही, भंडारण इत्यादि जो है, इससे आरबीआई के लाभ में वृद्धि होगी। दूसरा, यह देश में जाली नोट और काले धन को समाप्त करेगा। तीसरा, इसे आसानी से आरबीआई द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। अगला पॉइंट, इससे देश में काले धन के दुरुपयोग को रोका जाएगा। काले धन के दुरुपयोग कैसे होते हैं? आतंकवाद के वित्तीय को, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल था जिसमें गुटखा जो होता है, गुटखा में किसी विदेशी करेंसी को भर के भेजा जा रहा था किसी अन्य देश को, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है, सीबीडीसी के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? लाभ तो हम लोग ने गिन लिया, अब चुनौतियां को देखते हैं क्या है। सीबीडीसी को लागू करने पर बैंक को नुकसान होगा, क्योंकि लोग प्रत्यक्ष रूप में इसे आरबीआई से क्रय कर सकेंगे। इसमें बैंकों की कोई भूमिका नहीं होगी। लोग यानी जनता
बैंकों में रखे अपनी जमा को निकालकर उसे सीबीडीसी में परिवर्तित करना शुरू कर देंगे, जिससे बैंकों की साख सृजन क्षमता गिर जाएगी, बैंक से कोई कॉन्टैक्ट रहेगा नहीं। दूसरा क्या क्या चुनौती है? साइबर अटैक बढ़ेगा, डाटा प्राइवेसी का खतरा होगा, क्योंकि ये करेंसी डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की राह देखते हैं कि क्या क्या होगा। अगर चुनौतियां हैं तो उसके समाधान भी होने चाहिए। आरबीआई को सीबीडीसी के प्रयोग की अधिकतम सीमा तय कर देनी चाहिए, इससे बैंकों की साख सृजन क्षमता प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, अधिकतम सीमा तय कर देंगे कि इतना करोड़ रुपया या इतना से इतना के बीच में आप लोग रख सकते हैं सीबीडीसी के रूप में, बाकी आप बैंक के खातों में ही रखें, इससे बैंकों को भी लाभ बनता रहेगा। दूसरा, अन्य देशों की तरह आरबीआई सीबीडीसी के प्रयोग पर शुल्क लगा सकता है, यानी टैक्स लगा देगा। इससे शुरुआती दौर में लोग इसका अत्यधिक प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा, बैंक अपने जमा पर ब्याज दर को बढ़ा देगा, जिससे अधिक ब्याज के कारण लोग बैंकों में ज़्यादा जमा करेंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट बन सकता है। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव का क्या कारण रहा है। ठीक है, पिछले 2 से 3 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई है, विशेषकर कोविड के कारण। इसलिए सभी देश की सरकार जो है और केंद्रीय बैंक भी अधिक मात्रा में नोट छापकर लोगों को राहत पैकेज प्रदान कर रही है, जिससे बाजार में उस मुद्रा की तरलता बढ़ गई है और मांग में क्या हुई है, कमी आ गई है, उसका मूल्य गिरने लगा है, जिससे देश में लोगों का करेंसी पर भरोसा कम होने लगा है और वे अधिक लाभ कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने लगे हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने लगे हैं, जिससे इसका मांग और आपूर्ति प्रभावित हुआ है और इसके मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, यानी मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में चलन मुद्रा, यानी कि मनी इन सर्कुलेशन। इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। 3 घटक, जनता के पास करेंसी, दूसरा बैंकों में जमा, बैंक में जमा किस तरह से, मांग जमा और सावधि जमा। मांग जमा में आपको बताया गया था जब आरबीआई हम लोग पढ़ रहे थे, चालू खाता, बचत खाता, यानी कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। दूसरा सावधि जमा, यानी एफडी और आरडी, ये दोनों आ गया था। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तीसरा क्या होगा, डाकघर की जितनी भी जमाएं होती हैं बचत खाता में, और सावधि जमा डाकघर में भी होता है। अब क्या है कि आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को मौद्रिक समुच्चय द्वारा प्रदर्शित करता है। आरबीआई जो है अपनी मुद्रा को मॉनेटरी एग्रीगेट के द्वारा प्रदर्शित करता है। मौद्रिक समुच्चय में 4-5 तरह से इसमें शामिल किया गया है। M0, M1, M2, M3 और M4। इसको भी जानेंगे, ये सब होते क्या हैं, M1, 2, 3, 4, 0 क्या होते हैं, देखते हैं आगे। देखते हैं जनता के पास करेंसी, पहले जानते हैं क्या होती है। अर्थशास्त्री जॉन कीन्स जो है, इनका पुस्तक है द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या है, द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने बताया कि जनता के पास करेंसी का 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। पहला प्रकार उन्होंने बताया ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन के उद्देश्य से। दूसरा प्रीकॉशनरी मोटिव, किसी आकस्मिक स्थिति में प्रयोग करने के लिए, प्रीकॉशनरी मोटिव, आकस्मिक स्थिति में। तीसरा उन्होंने बताया स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी लोग जमीन सोना का निवेश करके जिससे उनमें भविष्य में मूल्य बढ़ सके। आप सोना खरीद लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे अभी के रेट में, 5 साल बाद 10 साल बाद बेचेंगे तो उसमें मूल्य में वृद्धि होगी। ये भी करेंसी का एक प्रकार होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये M1, M2, M3, M4 होता क्या है, आखिर जानते हैं। आरबीआई जो है अपने मौद्रिक नीति का निर्धारण मौद्रिक समुच्चय द्वारा करता है। तो मौद्रिक समुच्चय क्या है, M0, M1 और M3 को जानते हैं पहले। M0, M1, M3 को। ठीक है,
M1 जो होता है जनता के पास करेंसी जो होती है, जनता के पास करेंसी बैंकों की मांग जमा प्लस RBI की अन्य जमाएं, जैसे CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। M1 का फॉर्मूला हो गया जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस RBI की अन्य जमाएं। ठीक है, M1 में सबसे अधिक तरलता पाई जाती है। क्या? तरलता पाई जाती है, इसलिए इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तरलता का यहाँ अर्थ हो जाएगा कि कोई भी वस्तु बिना नुकसान के कितनी जल्दी और आसानी से करेंसी में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, अब जानते हैं M2 क्या होता है। M2 होता है M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं। M3 क्या होता है? M1 प्लस बैंकों की शाब्दिक जमा। M1 प्लस बैंकों की शाब्दिक जमा, चूँकि बैंकों की इसमें सारी जमाएं शामिल होती है, इसलिए इसे विस्तृत ब्रांड मनी भी कहा जाता है। किसको? M2 और M3 को। अब देखते हैं M4 क्या होता है। M4 का फॉर्मूला होता है M3 प्लस डाकघर की समग्र जमा। ठीक है, अब M0 इसे आरक्षित मुद्रा यानी रिजर्व मनी भी कहा जाता है। इसे उच्च मुद्रा शक्ति यानी हाई पावर करेंसी भी कहा जाता है। किसको? M0 को। M0 बराबर क्या होता है? जनता के पास करेंसी प्लस रिजर्व मुद्रा प्लस RBI की अन्य जमाएं। ठीक है, अब देखते हैं मुद्रा गुणक क्या होता है। मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर MM। मुद्रा गुणक से अभिप्राय है मुद्रा की आपूर्ति यानी M3, आपको बता चुके हैं अभी ऊपर, एक बार पैक करके देख लीजिए समझ नहीं आया हो। और मुद्रा के स्टॉक के अनुपात, मुद्रा गुणक जो है M3 प्लस M0। मुद्रा गुणक बराबर होता है M/H, यानी M बराबर क्या हो गया? M3, H क्या हो गया? M0। ठीक है, देखते हैं अब देखते हैं सबसे पहले FRS क्या होता है। फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इसको देखते हैं एक बार हम लोग। FRS यानी फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप लोग ध्यान देखते जाइएगा कि रिजर्व रेशियो यानी RR, रिजर्व रेशियो यानी CRR SLR मान लेते हैं 10% है। फिर स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पास 100 रुपये बैंक 1 को जमा करते हैं तो इसमें रिजर्व रेशियो 10% चुकी है, तो 100 का 10% 10 रुपया हो गया। तो लोन कितने का बना? 90 रुपये का। अब 90 रुपये का लोन कोई व्यक्ति A लेता है और B को भुगतान करता है, B फिर बैंक 2 में जमा करता है, तो बैंक 2 भी है रिजर्व रेशियो 10%, चूँकि रिजर्व रेशियो 10% है, 10% रिजर्व रेशियो के रूप में रखती है बैंक, तो लोन कितने का? 81 रुपये का हो गया। अब 81 रुपये का लोन जब बैंक व्यक्ति C को ये भुगतान करता है व्यक्ति D को, व्यक्ति D बैंक 3 कोई भी बैंक में जमा करे, तो हमारे पास लोन अमाउंट है 81 रुपये। 81 का रिजर्व रेशियो 10% के हिसाब से 8 रुपया 10 पैसा हुआ, तो लोन कितने का बना? 72 रुपया 90 पैसा। इसी को कहा जाता है FRS। समझ गए आप लोग, यानी फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम। अब यहाँ पे देखते जाते हैं, मान लीजिए डिपॉजिट 100 रुपये का है, CRR 10 रुपये, लोन 90 का हो गया। डिपॉजिट 90, वही बात है यहाँ पे दर्शाया गया चार्ट में। रिजर्व रेशियो कितना हो जाएगा? 90 का 10%, 9 रुपये, लोन 81 रुपये का। अब 81 रुपये है, 81 रुपये का रिजर्व रेशियो 8 रुपया 10 पैसा, 10% के हिसाब से लोन 72 रुपया 90 पैसा हो गया। इसी तरह करते जाएंगे। 1000 रुपये का CRR 10%, 100 रुपया, तो लोन कितने का हो गया? 900 रुपये का। हम लोग देखते गए थे। अब ये सब फॉर्मूला है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब कैलकुलेशन वाले हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर बाजार में 1000 रुपये सृजित करने की क्षमता रखता है, इसे मुद्रा गुणक जो होता है, मान लेते हैं कि रिजर्व रेशियो 5% है, पहले 10% वहाँ माने थे, इसको घटाकर 5% कर दिए। ठीक है, कम कर दिए, तो MM जो होगा 1:5 × 5/100। ठीक है, कितना हो जाएगा?
20 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यदि रिजर्व रेशियो 50% कर दें यानी बढ़ा दें तो क्या होगा, MM जो होगा 1/50/100 कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार CRR और SLR तथा मुद्रा गुणांक के बीच व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। मुद्रा गुणांक जो होता है 1/CRR या SLR का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं बैंकों में जमा में वृद्धि यानी M3 से मुद्रा गुणक की बढ़ता है, अर्थात बैंक में जमा बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है, बैंक में जमा कम होने से मुद्रा गुणक में कमी आती है। इस प्रकार मुद्रा गुणक के बैंक में जमा के साथ समानुपातिक संबंध होता है। समझ गए आप लोग। मुद्रा गुणक जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है बैंक में जमा करने के। ठीक है, इस प्रकार जो है लोगों की बैंकों में जमा की आदतें हमेशा मुद्रा गुणक में वृद्धि करता है, जबकि CRR और SLR में वृद्धि मुद्रा गुणक को कम करता है। ये चार्ट आप लोग एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुद्रा गुणक बराबर होता है M/H। M क्या होगा, M3, H M0। मुद्रा गुणक व्युत्क्रमानुपाती होता है M3 का यानी बैंकों में जमा करने का। मुद्रा गुणक व्युत्क्रमानुपाती होता है रिजर्व का 1:M0। ठीक है, M0 क्या होता है, M3 से अगर कम हो, M3 अगर M0 से ज़्यादा हो यानी M0 M3 से अधिक हो तो मुद्रा गुणक हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, अगर M3 M0 से अधिक हो तो मुद्रा गुणक 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मुद्रा टॉपिक भी ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे बैंकिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।